हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आज हम स्टडी करेंगे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि हमारा सब्जेक्ट रहेगा हेल्थ केयर साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इंटरेस्टिंग सारे के सारे इसमें टॉपिक हैं। बी फार्मा का नया सिलेबस चेंज हुआ है, तो एज पर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हमारी क्लास रहने वाली है हेल्थ केयर साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि साइकोलॉजी का क्या रोल है, क्या स्कोप है, साइकोलॉजी के बारे में जानना क्यों जरूरी है, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में साइकोलॉजी का क्या यूज है। क्योंकि आप फार्मेसी कर रहे हो, हम फार्मासिस्ट हैं, तो एज ए फार्मासिस्ट हमें साइकोलॉजी आनी चाहिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं, पेशेंट काउंसलिंग करते हैं। उस दौरान क्या है, कोई भी पेशेंट है उसका जो भी बिहेवियर है, क्या माइंड है, ये सारी चीजें क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। तो इसलिए क्या है, जो ये वाला सब्जेक्ट है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और हमेशा की तरह जैसे हम क्लास में क्या करते हैं, सारे कंटेंट की तरफ नहीं जा करके और जो हमारा मेन कंटेंट है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने ट्राई किया कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके सामने रिप्रेजेंट करूं मैं। और कंटेंट की तरफ नहीं जा करके मेरी थिंकिंग है, मेरा सोचना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोई भी अगर टॉपिक है तो उस टॉपिक का हमें थोड़ा सा ओवरव्यू पता होना चाहिए, जिससे कि हम अपनी लैंग्वेज में नोट्स प्रिपेयर कर सकें और एग्जाम के अंदर रिटर्न कर सकें। ठीक है, तो आज का हमारा सब्जेक्ट है हेल्थ साइकोलॉजी, हेल्थ केयर साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो थोड़ा सा ये समझो भाई कि मान लो कोई भी फार्मासिस्ट है। अब फार्मासिस्ट का मेन काम क्या होता है, पेशेंट की काउंसलिंग करना, डिस्पेंसिंग करना, कंपाउंडिंग करना। और जो भी कोई फिजिशियन है, फिजिशियन का मेन काम क्या होता है कि कोई भी पेशेंट जब फिजिशियन के पास जाता है तो उसको फिजिशियन क्या करता है, अच्छे से सुनता है। ठीक है, काउंसलिंग करता है, पीछे की जो हिस्ट्री है पेशेंट की, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है उनका क्या करता है, एनालिसिस करता है। फिर अगर डायग्नोसिस की रिक्वायरमेंट होगी तो डायग्नोसिस के लिए भेजता है। डायग्नोसिस करने के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसको देखेगा, देखने के बाद फिर क्या करेगा, ट्रीटमेंट करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी प्रोसेस है, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल के बाद में कोई क्लिनिक हो गई, या फिर कोई अदर स्टोर हो गया जहाँ पे क्या पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है, तो उस जगह पे जितने भी हेल्थ केयर पेशेंट हैं उस उसमें क्या है, साइकोलॉजी का और कम्युनिकेशन स्किल्स का मेन रोल होता है। क्योंकि हेल्थ केयर प्रोफेशन के अंदर जो भी कोई फार्मासिस्ट, डॉक्टर वगैरह, जिन जो भी वर्क प्लेस है, जो भी उस वर्क प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, तो उनके पास जो पेशेंट आएंगे, पेशेंट को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, समझने के लिए कम्युनिकेशन स्किल क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होंगी तो हम पेशेंट से कंसल्ट नहीं कर पाएंगे, पेशेंट्स को क्या प्रॉब्लम है, कौन सा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, पीछे की क्या हिस्ट्री है, उन सब के बारे में हम एक्यूरेट तरीके से नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए क्या है, कम्युनिकेशन डेवलप करना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ कम्युनिकेशन के अलावा एक और वर्ड है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी भी क्या करती है, कोई भी पेशेंट है, उस पेशेंट को हम ट्रीट कर रहे हैं, पर्टिकुलर मेडिसिन दे रहे हैं, पर्टिकुलर उसका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उनके जो साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं, उस ट्रीटमेंट को साइकोलॉजिकल फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं। तो साइकोलॉजिकली भी ट्रीट करना आना चाहिए हमें पेशेंट को। साइकोलॉजी में पेशेंट को जानना जरूरी होता है कि कौन कौन से, साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, माइंड है, थॉट है, बिहेवियर कैसा है, पर्टिकुलर पर्सन का उसका माइंड कैसा है, उसके सोचने की कैपेसिटी कैसी है, मेंटल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इन सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो साइकोलॉजी के अंदर ये वाली चीजें आती हैं, इन ये वाली चीजें क्या करती हैं, जो भी पेशेंट का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उस ट्रीटमेंट को ये वाली चीजें अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है, साइकोलॉजी और कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं उनके बारे में स्टडी करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चीजों के बारे में जानना, जो भी कोई हेल्थ केयर प्रोफेशन में पर्टिकुलर पर्सन कोई वर्क कर रहा है तो इन दोनों चीजों का उसको नॉलेज होना चाहिए। अब देखो, कंटेंट की तरफ नहीं जा करके फर्स्ट ऑफ ऑल हम इतना समझेंगे कि साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है। इसकी साइंटिफिक स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड, बिहेवियर, थॉट्स, और थॉट्स के बाद में आएगा इमोशंस, और इमोशंस के बाद में आएगा मेंटल प्रोसेस। कि साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है, साइंस का यूज करके हम पर्टिकुलर जो भी पेशेंट है या कोई भी पर्सन है उसके माइंड को हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। उनके माइंड के बारे में साइंटिफिक स्टडी करना, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके सोचने का तरीका कैसा है, वो क्या फील कर रहा है, मेंटल कोई प्रोसेस तो नहीं है, इन सब चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, नोन एज साइकोलॉजी। ठीक है, अब देखो, अब चलते हैं हम कंटेंट की ओर। अब साइकोलॉजी के स्कोप क्या रहेंगे,
हम मेडिकल फील्ड से हैं, तो ये जानना हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बस आपको करना क्या है, मैं बेटर से बेटर समझाऊंगा आपको, बस करना ये है, क्लास को है ना बीच के अंदर स्किप नहीं करना है, लास्ट तक क्लास को देखना है, मेरे साथ क्लास में बने रहो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका नया सिलेबस और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज मैं कुछ अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और हो सकता है कि बोर्ड के ऊपर है ना मैं पर्टिकुलर 100% कंटेंट ना ही रिटर्न कर पाऊँ, उसके मैं नोट्स आपको पर्टिकुलर हमारा चैनल एनपी फार्मा एकेडमी से, जो चैनल नाम से जो चैनल है, उस चैनल पे आपको पर्टिकुलर नोट्स मिल जाएंगे, हर सेमेस्टर के और हर सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। बस आपको मेरे साथ बने रहना है, कंटिन्यू रेगुलर बेस पे क्लासेस को विजिट करना है, क्लास पे चैनल पे विजिट करना है और क्लासों को देखना है। उसके अलावा क्या करना है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप कमेंट करना। अब देखो, बहुत इजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत सारी चीजें समझने लायक हैं। जरूरी नहीं हेल्थ केयर में, अदर प्रोफेशन में जब आप वर्क कर रहे हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है ना वो बेटर होनी चाहिए, तभी आप सामने वाले से कम्युनिकेट कर सकते हो, सामने वाले को समझ सकते हो। उसके साथ साथ साइकोलॉजी भी, कि कोई पर्सन आपसे बात कर रहा है तो बात करने के तरीके से समझ जाओ आप किसके माइंड में क्या चल रहा है, किस टाइप का वो पर्सन है, तो दोनों फ्यूचर में भी काम में आएंगी दोनों चीजें। तो आओ स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड। साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी होगी ह्यूमन माइंड, बिहेवियर, इमोशंस, थॉट्स एंड मेंटल प्रोसेस। साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी होती है माइंड की, बिहेवियर की, कि कैसा बिहेवियर है पर्सन का, उसका माइंड कैसा है, इमोशंस, थॉट्स एंड मेंटल प्रोसेस, इजी डेफिनेशन है। उसके बाद में हम देखते हैं साइकोलॉजी हेल्प इन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, हम थोड़ा ओवरव्यू पढ़ लेते हैं। अब ये लाइन का मतलब आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि जो साइकोलॉजी है वो हेल्थ केयर प्रोफेशन में हेल्प करती है। हेल्थ केयर प्रोफेशन जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल के अलावा कोई अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो गया, कोई क्लिनिक हो गई, कोई डिस्पेंसरी हो गई, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेशेंट आते हैं तो उनको समझने में। अब देखो, साइकोलॉजी हेल्प इन द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अंडरस्टैंड हाउ पेशेंट थिंक, कि पेशेंट क्या सोचता है, कैसे सोचता है पेशेंट, कि क्या सोच रहा है वो। उसके बाद में फील एंड बिहेव, क्या पेशेंट फील कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, एंड हाउ दीज फैक्टर्स, और ये सारे फैक्टर जब उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो उस ट्रीटमेंट पे क्या अफेक्ट पड़ेगा इन फैक्टर्स का, जब उसका बॉडी रिकवरी हो रहा होगा तो उस टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इनका, हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इनका, उसमें क्या करता है साइकोलॉजी, हेल्प करता है। सीधी सी बात ये है, आप इतना समझो, साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है कि साइंस का यूज करके हम पर्टिकुलर पर्सन के माइंड के बारे में पढ़ सकते हैं, उसके माइंड में क्या चल रहा है, क्या वो सोच रहा है, कैसा वो फील कर रहा है, क्या उसके इमोशंस को समझ सकते हैं, कोई मेंटल प्रोसेस है तो उसको समझ सकते हैं। और अगर ये सारी चीजें हमने समझ ली और हम पर्टिकुलर किसी भी हेल्थ केयर वाली जगह पे वर्क करें जहाँ पे हेल्थ की केयर की जाती है, तो वहां पे हमें काम में आएगी, किस काम में आएगी, कि पेशेंट कैसे सोच रहा है, क्या फील कर रहा है पेशेंट। अगर आपको साइकोलॉजी आएगी तो सामने पेशेंट बैठा है, तो अगर आपको साइकोलॉजी आती है तो आप सीधा समझ जाओगे पेशेंट से थोड़ी देर कम्युनिकेट कब कर पाओगे, बात कब कर पाओगे, प्रॉपर आपको कम्युनिकेशन स्किल होगी तब। फिर सामने पेशेंट बैठा है, पेशेंट से आप कैसे कम्युनिकेट करोगे, कंसल्ट करोगे, तो उसके बोलने के तरीके से आप समझ जाओगे कि वो क्या फील कर रहा है। फिर क्या है, उसका बिहेव, बात करने के तरीके से समझ जाओगे कि उसका बिहेवियर कैसा है। उसके बाद क्या है कि क्या वो सोच रहा है, जैसे वो क्वेश्चन वापस से क्वेश्चन पुटअप करेगा, आपसे रिवर्स क्वेश्चन करेगा कोई भी ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, तो उससे आप समझ जाओगे कि वो क्या सोच रहा है। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि ये पता लग गया कि ऐसा वो पर्सन सोच रहा है पेशेंट, मैंने उसको ट्रीटमेंट के बारे में बताया, उसने डिजीज के बारे में बताया, तो जिस भी तरीके से हमने कम्युनिकेट किया तो उससे हमें समझ में आ गया कि क्या तो वो पेशेंट सोच रहा है, क्या उसका बिहेवियर है, हम सामने सामने बैठने के बाद में कैसा वो फील कर रहा है। तो इस बेस पे क्या है, हम उसका बेटर ट्रीटमेंट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसकी साइकोलॉजी का यूज करके उसके क्या सोच रहा है, कैसा उसका माइंड है, उसके माइंड को पढ़ लिया है, उसके इमोशंस को पढ़ लिया, उसके माइंड में क्या चल रहा है। कई पेशेंट होते हैं ऐसे, क्वेश्चन करते हैं थोड़े दिन बाद दोबारा तो नहीं हो जाएगा, कितने पैसे लगेंगे, कितने दिन तक मेडिसिन चलेगी, क्या चलेगी। फिर वो अगर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि मतलब सीरियस हो जाते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रेस वगैरह ले लेते हैं कि छोटी सी डिजीज हो गई तो ये सारे फैक्टर क्या करते हैं, फिर उसका जब ट्रीटमेंट चलेगा तो उस टाइम पे उसकी हेल्थ को, इलनेस को, ट्रीटमेंट और रिकवरी, इन सब चीजों का क्या है, जब हम ट्रीटमेंट करेंगे पेशेंट पे तो उसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसलिए क्या है, साइकोलॉजी को जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद में हम बात करते हैं साइकोलॉजी इन हेल्थ केयर,
कि हेल्थ केयर के अंदर साइकोलॉजी का मेन रोल क्या है। कि साइकोलॉजी हेल्थ केयर नॉट ओनली अबाउट मेडिसिन एंड डिजीज। मतलब क्या है, किसी की भी हेल्थ की केयर करना। हेल्थ केयर का मतलब ओनली इतना ही नहीं है कि डिजीज को ठीक करना और मेडिसिन प्रोवाइड करवा देना। भाई हेल्थ केयर का मतलब इतना सा थोड़ी है कि भाई डिजीज को ठीक कर देना और कोई भी मान लो मेडिसिन है वो दे देना, बस मेडिसिन दे दी, मेडिसिन देने के बाद डिजीज ठीक हो गई, बस हेल्थ की केयर हो गई, ऐसा ही थोड़ी है। हेल्थ केयर में हेल्थ केयर का मतलब ओनली इतना नहीं होता कि मेडिसिन प्रोवाइड करवा करके डिजीज को ठीक कर दिया। If patient belief, emotions, stress, habit, motivational and behavior can also affect treatment। कि कोई भी पेशेंट है जिसको डिजीज है तो वो पेशेंट के इमोशंस को समझना, स्ट्रेस, हैबिट्स कि क्या स्ट्रेस है उसको, उसकी आदत क्या है, मोटिवेट करना पेशेंट को, पेशेंट का बिहेवियर कैसा है, एंड ऑल्सो अफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट। ये सारी चीजें भी क्या है पेशेंट के ट्रीटमेंट को अफेक्ट करती हैं। कई बार आपने सोचा होगा, देखा होगा कि जब आप फिजिशियन के पास जाते हो तो फिजिशियन आपके डेली रूटीन के बारे में जानने की ट्राई करता है कि आप कितने बजे उठते हो, कितने घंटे की नींद लेते हो आप, कोई आपको प्रॉब्लम है क्या, ये वाली प्रॉब्लम जो आप लेके आए मेरे पास ये जेनेटिकली है या फिर बाद में क्रिएट हुई है। आपको मतलब क्या है कि आपकी स्किन किस टाइप, कौन से इन्वायरमेंट को आप सुटेबल करते हो, आपको सर्दी अच्छी लगती है या फिर गर्मी अच्छी लगती है, आपकी आदतें क्या हैं दिन भर में, खाना किस टाइप का खाना आप पसंद करते हो, डाइट में आप क्या क्या लेते हो, कैसा क्या रूटीन है आपका, वो क्यों जानने की ट्राई करता है फिजिशियन, इसीलिए जानने की ट्राई करता है कि आपको जो डिजीज है उसका जो रीजन है, मेन रीजन वो पता चल जाए और जो ट्रीटमेंट है वो आपके डेली रूटीन के अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा सके। और फिर अगर इनमें से आपको कोई प्रॉब्लम है, आपका जो साइकोलॉजी पता है फिजिशियन को, तो देख लेगा कि ट्रीटमेंट के साथ ये एडिशनल और मेडिसिन प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी क्योंकि ये प्रॉपर नींद नहीं ले रहा है या फिर प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहा है या फिर भूख नहीं लग रही है, तो एपेटाइजर प्रोवाइड करवा देगा साथ में। तो इसलिए क्या है, जैसे कि बिहेवियर हो गया पेशेंट का, मोटिवेट करना पेशेंट को, पेशेंट का इमोशंस पेशेंट को समझना, और क्या है पेशेंट का जो स्ट्रेस है, हैबिट वगैरह है, वो जानना क्या है बहुत जरूरी है। तो हेल्थ केयर का मतलब इतना सा नहीं है कि पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड करवा दी और मेडिसिन प्रोवाइड करवाने के बाद डिजीज को ठीक कर दिया। पेशेंट का पर्टिकुलर बिहेवियर, माइंड, स्ट्रेस, हैबिट, उसकी आदतें क्या है, इमोशन क्या है, हर चीज के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, a patient may know that if medicine is important। पेशेंट को भी पता है भाई कि उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसके डिजीज को ठीक करने के लिए मेडिसिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल नॉट टेक इट रेगुलरली। बस उसके बाद भी है ना, पेशेंट क्या है रेगुलरली मेडिसिन नहीं लेता है। पेशेंट को पता है कि मेडिसिन, ये मेडिसिन लूंगा तो डिजीज ठीक हो जाएगी, बट क्या है इतना पता होने के बाद भी रेगुलरली बेस पे मेडिसिन नहीं ले पाता है। क्यों नहीं ले पा रहा है? यही तो फॉर एग्जाम्पल है इसका कि भाई मेडिसिन से डिजीज ठीक हो जाएगी, इतना ही नहीं, ये सारी चीजें जान पाओगे तभी वो मेडिसिन क्या करेगा, कंटिन्यू बेस पे रखेगा। जैसे कि छोटी सी बात है भाई कि मान लो कोई हेयर ट्रीटमेंट भी चल रहा है किसी का, तो हेयर ट्रीटमेंट वाले साफ बोलते हैं, क्लियरली इंडिकेशन देते हैं कि इतने 2 या 3 मंथ तक कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, ट्रीटमेंट में कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा, उसके बाद होगा, ऐसी कंडीशन क्रिएट हो सकती है, आपको घबराना नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा होता है, बट बाद में मतलब क्या है कि ग्रो वगैरह दिखने स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या है, पहले से ही हैबिट वगैरह सारी चीजें पूछते हैं, है ना, तभी वो पेशेंट क्या करेगा, हम उसको थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे तभी तो वो मेडिसिन प्रॉपर वे में लेगा ना, टाइम टाइम पे हम उससे डिस्कस करते रहेंगे। उसके बाद में स्ट्रेस में अफेक्ट स्लीप एंड रिकवरी। जैसे कि दूसरा एग्जांपल हो गया कि मान लो स्ट्रेस है किसी पर्सन को, तो स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस किस किस को अफेक्ट करेगा, जब पेशेंट की रिकवरी हो रही होती है उसको अफेक्ट करेगा स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से पेशेंट प्रॉपरली सो नहीं पाएगा, स्लीप को, रिकवरी को अफेक्ट करेगा। गुड कम्युनिकेशन इम्प्रूव ए पेशेंट कोऑपरेशन विद ट्रीटमेंट। अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर है, कम्युनिकेशन स्किल्स का नॉलेज है, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट की हर चीज को समझ पाएंगे। जिस तरीके का पेशेंट का वे है, बिहेवियर है, बात करने का तरीका वगैरह, उससे जान लेंगे कि किस टाइप का आदमी है ये, इंसान है ये, तो उस बेस से उसको उसी तरीके से हम क्या कर पाएंगे, टैकल कर पाएंगे। और फिर क्या होगा, पेशेंट भी हमें कोऑपरेट करेगा। कि मान लो कोई पेशेंट ज्यादा इमोशनल है, हम उससे ऐसे गुस्से में आगे बात कर रहे हैं, आप ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा, ये आपने पर्टिकुलर नहीं किया जिसकी वजह से आपको डिजीज क्रिएट हुई है, तो इमोशन है वो ठीक होने की बजाय ज्यादा सीरियस हो जाएगा। लेकिन हम उसको जिस तरीके का पर्सन, उसको उसी वे में हम कम्युनिकेट करेंगे तो उसको अच्छा फील होगा।
वो समझेगा कि हाँ ये वाला फिजिशियन अच्छा है, ये वाला फार्मासिस्ट अच्छा है, यार मैं जो भी बता रहा हूँ मान रहा है, अच्छे से बात कर, तो हम उसको जो चीज बोलेंगे फिर वो भी वही जो एक्टिविटीज है अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। मीन्स उसके ट्रीटमेंट में हम जो उसको ट्रीटमेंट देंगे उस ट्रीटमेंट में वो हमको कोऑपरेट करेगा, जैसा हम कहेंगे वैसे मेडिसिन लेगा वो कंटिन्यू। फिर लास्ट देखो, डियर फोर नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी इज इम्पोर्टेंट फॉर फार्मासिस्ट एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। इसीलिए क्या है, साइकोलॉजी और कम्युनिकेशन स्किल्स फार्मासिस्ट के लिए और अदर कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक मेरे को मे भी एक्सपेक्ट है मेरे को कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, साइकोलॉजी किसमें हेल्प करता है, और हेल्थ केयर के अंदर साइकोलॉजी के बारे में, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में हमें क्यों पता होना चाहिए। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। अब जो भी साइकोलॉजी आती है आपको या कम्युनिकेशन स्किल्स का आपको पता है, डेवलप कर ली है आपने, तो उसका यूज कहाँ कहाँ कर पाओगे, कि साइकोलॉजी और कम्युनिकेशन स्किल्स कहाँ काम में आएंगी, मोस्टली फार्मेसी फील्ड के अंदर। ठीक है, हमें इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बिलोंग करते हैं, हमें फार्मासिस्ट हैं, तो हमें कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी बढ़िया होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, और जो भी साइकोलॉजी है उसकी थोड़ी सी हमें साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि दिन भर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेशेंट या फिर कोई आप इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हो तो डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट आएंगे, उनको हैंडल करना, टैकल करना, उन्हीं के वे में उन्हें समझाना हमें अच्छे तरीके से आना चाहिए। अब देखो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। पहला स्कोप है क्लिनिकल साइकोलॉजी, घटना नहीं है, वर्ड को पकड़ना है, फर्स्ट ऑफ ऑल गिनने हैं 7 या 8 कितने भी स्कोप है उनके आपको पर्टिकुलर नाम उनके आपको पता होना चाहिए। पहला ऐसे याद करो, क्लिनिकल जहाँ पे ट्रीटमेंट होता है वहां पे साइकोलॉजी का यूज होगा। दूसरा हेल्थ साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी की हेल्थ से रिलेटेड साइकोलॉजी। तीसरा बिहेवियर साइकोलॉजी। चौथा डेवलपमेंट साइकोलॉजी। पांचवा सोशल। ऐसे याद करना कि भाई एक जगह पे ट्रीटमेंट होता है वहां पे साइकोलॉजी का यूज होगा, ट्रीटमेंट के बाद ट्रीटमेंट किसका करते हैं, हेल्थ का करते हैं, तो एक हेल्थ का हो गया दूसरा साइकोलॉजी। तीसरा साइकोलॉजी कहाँ पे होगा, कि बिहेवियर से रिलेटेड पता होना चाहिए हमें, तो एक तीसरा बिहेवियर वाला हो गया स्कोप। चौथा कहीं पे कोई डेवलपमेंट करना है तो वहां पे हो गया। पांचवा फिर डेवलपमेंट के बाद में जहाँ पे हम रह रहे हैं सोशल में, सोसाइटी में, उससे रिलेटेड सोशल साइकोलॉजी। उसके बाद में जहाँ हम स्टडी करते हैं एजुकेशन फील्ड से एजुकेशन साइकोलॉजी। और लास्ट वन इंडस्ट्री और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड साइकोलॉजी। तो आओ हम अब डिस्कस करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में। क्लिनिकल साइकोलॉजी किसके साथ डील करता है, मतलब क्लिनिकल साइकोलॉजी कहाँ हेल्प करेगी, डील्स विद मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स। कोई भी पर्टिकुलर पेशेंट है उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम है या कोई इमोशनली प्रॉब्लम है। कुछ पर्सन होते हैं जो कि क्या होते हैं बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, तो उनके इमोशनल को समझने के लिए और पर्टिकुलर कोई भी पर्सन उसके माइंड को समझने के लिए तो क्लिनिकल साइकोलॉजी का यूज कहाँ होगा, एक तो स्कोप होगा कहाँ पे, स्कोप साइकोलॉजी का क्लिनिकल साइकोलॉजी में। क्लिनिकल साइकोलॉजी का मतलब है कि जहाँ पे हम पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं वहां पे क्लिनिकल साइकोलॉजी का यूज हम पर्टिकुलर पेशेंट के इमोशंस को और उसके माइंड को समझने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि भी एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस। ठीक है, कि मान लो किसी को एंजाइटी है, कोई डिप्रेशन में है, किसी को कोई चीज को लेकर के स्ट्रेस है, तो ऐसी चीजें हमें पता कब चलेगी, जब हम पेशेंट के साथ थोड़ी देर कंसल्ट करेंगे, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर है तो कम्युनिकेशन स्किल से बात कर पाएंगे, और साइकोलॉजी आती है तो हम उसको समझ पाएंगे पर्टिकुलर, तब हम वहां पे कौन सी साइकोलॉजी अप्लाई होगी, क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी किसके साथ डील करती है, मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स। एक एक नंबर के क्वेश्चन भी हम क्लियर करते चलेंगे कि क्लिनिकल साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम से रिलेटेड है, और एग्जाम्पल के तौर पे याद रखेंगे एंजाइटी हो गई या फिर जैसे डिप्रेशन हो गया या फिर कोई स्ट्रेस हो गया। उसके बाद में दूसरा है हमारा हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी किससे रिलेटेड है, स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजी एंड फिजिकल हेल्थ। ठीक है, हेल्थ साइकोलॉजी में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, रिलेशन को समझते हैं। किस किस के रिलेशन को समझेंगे, बिटवीन साइकोलॉजी एंड फिजिकल हेल्थ। कि साइकोलॉजी है एक और पर्टिकुलर पर्सन की जो हेल्थ है, उन दोनों चीजों के बीच में क्या है,
क्या रिलेशन है, उसको समझने के लिए हम हेल्थ साइकोलॉजी हमें आना जरूरी है। जैसे कि एग्जांपल, हाउ स्ट्रेस अफेक्ट ब्लड प्रेशर। अब देखो, स्ट्रेस क्या है, साइकोलॉजी है। कौन सी टाइप की, क्लिनिकल साइकोलॉजी में हमने पढ़ लिया कि कोई भी साइकोलॉजी का मतलब ये था कि किसी के पर्टिकुलर माइंड के बारे में स्टडी करना। ठीक है, तो साइकोलॉजी और जो फिजिकल हेल्थ है उन दोनों के बीच का जो लिंक है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। हाउ स्ट्रेस अफेक्ट ब्लड प्रेशर। जैसे कि मान लो कोई पर्सन है, उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, हाई हाई बीपी रहती है, ठीक है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहती है। ऊपर से अगर वो स्ट्रेस लेगा, कई बार आपने देखा होगा कि कोई फाइट वगैरह हो जाती है फैमिली में या हमारे आसपास में, तो कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनमें क्या है, हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम रहती है, बीपी ज्यादा रहती है, तो ऐसा देख लेते हैं तो वो क्या है कि मतलब स्ट्रेस, और उनको क्या है पहले से स्ट्रेस भी है, तो ज्यादा अगर वो स्ट्रेस, उनका स्ट्रेस और बढ़ जाएगा, उससे क्या होगा, उनकी बीपी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए क्या है, तो बीपी का पेशेंट हम ट्राई करते हैं हमारी फैमिली वगैरह में कि जिनको बीपी है उनके सामने कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो हम ना रखें, उनको ना बताएं, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि वो क्या लेंगे, फिर स्ट्रेस ले लेंगे, और स्ट्रेस ले लेंगे तो उनको पहले से बीपी की प्रॉब्लम है, तो उनकी बीपी और बढ़ जाएगी, है ना। तो इसमें हमें ये चीज समझनी है, तो किसमें समझेंगे, हेल्थ साइकोलॉजी में। तो हेल्थ साइकोलॉजी हमें इन्हीं चीज के बारे में बताती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिया कि मान लो स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या है, कोई मेंटल प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर को कैसे अफेक्ट करेगा स्ट्रेस। दूसरा है बिहेवियर साइकोलॉजी, स्टडी अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। बिहेवियर साइकोलॉजी में हम ह्यूमन, कोई भी पर्टिकुलर ह्यूमन है, कोई पर्सन है, उसको उसके उसका कैसा का बिहेवियर है उसको समझने में हम हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड हाउ बिहेवियर कैन बी चेंज, और कैसे पर्सन का बिहेवियर चेंज हो सकता है, ठीक है। हम इसमें ये समझेंगे कि कोई भी पर्सन है उसका बिहेवियर के बारे में समझेंगे और कैसे उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि डेवलपिंग हेल्दी हैबिट्स, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई पर्सन है, उसका बिहेवियर जैसा भी था, लेकिन क्या है, तो अपने बिहेवियर में डेवलपमेंट कर रहा है और हेल्दी जो आदत है वो अपना रहा है, तो उससे क्या हो गया, फिर उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, ठीक है। स्टडी अबाउट ह्यूमन बिहेवियर एंड हाउ बिहेवियर कैन बी चेंज, मतलब कैसे बिहेवियर को हम चेंज कर सकते हैं। पहले बिहेवियर को जानना कि उसका कैसा बिहेवियर है, फिर उसके बिहेवियर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, डेवलपिंग हेल्दी हैबिट, कोई पर्सन का मान लो उसकी जो हैबिट्स के बारे में हमने जाना था, स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि ट्रीटमेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए, कैसे क्या ट्रीटमेंट देंगे, उसके लिए सारा उसका डेली रूटीन पता होना चाहिए। वो जान लिया तो हम इसके बारे में जान लेंगे फिर कि कैसे उसके बिहेवियर को चेंज किया जाएगा, हेल्दी हैबिट्स कैसे लगाई जाएगी। फिर डॉक्टर जैसे सजेस्ट करता है ना, पेशेंट को कम्युनिकेट कर लेता है, पेशेंट बेटर फील करता है, सारी चीजें खुल के बताता है डॉक्टर को, जो भी आदत है वो बताता है, तो फिर डॉक्टर उसको समझाने की कोशिश करेगा। क्या समझाने की कोशिश करेगी, हेल्थ केयर प्रोफेशनल में जो भी फार्मासिस्ट हो या फिर कोई अदर पर्सन हो जो कि पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है, वो क्या करेगा, फिर हेल्दी हैबिट्स प्रोवाइड करेगा। ये चीजें आप रिमूव करो डेली, डेली रूटीन में से इतने घंटे की नींद लो, अच्छी हैबिट अपनाओ, तो फिर क्या है, मोटिवेट करेंगे तो वो क्या होगा, वो समझेगा पेशेंट। इसीलिए क्या है, कम्युनिकेशन स्किल और साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। फिर है डेवलपमेंट साइकोलॉजी, स्टडी चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। कि मान लो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है, स्टार्टिंग में मतलब बचपन से लेकर जब वो मतलब एज कम थी, कम एज थी, यंग एज थी, उस टाइम पे उसका बिहेवियर कैसा था, और टाइम टू टाइम जैसे ही वो ओल्ड होता जा रहा है उस टाइम पे उसके बिहेवियर में चेंजमेंट हो रहा है। तो स्टार्टिंग से लेके, चाइल्डहुड से लेके, बचपने से लेके, और जब ओल्ड एज हो रही है तब तक का जो टोटल बिहेवियर है, और उस दौरान, एज के दौरान बिहेवियर में जो जो चेंजमेंट हो रहा है उनकी स्टडी करेंगे, किसमें, डेवलपमेंट साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सोशल साइकोलॉजी, स्टडीज हाउ अदर पीपल एंड सोसाइटी अफेक्ट बिहेवियर। कई बार क्या होता है भाई कि पर्टिकुलर कोई भी पर्सन है, पर्सन का बिहेवियर बहुत बढ़िया है, लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है जिस कम्युनिटी में जहाँ पे हम रह रहे हैं सोसाइटी के अंदर, तो उस सोसाइटी की वजह से या सोसाइटी में कोई भी पर्सन, हर कहीं भी आपको पता है एक ना एक अपवाद रहता है, जहाँ पे हम आस पास में जहाँ भी हम क्या करते हैं, हमारा रेजिडेंस होता है, एक ना एक अपवाद ऐसा रहता है जिसकी वजह से हमारा भाई, अगर ना चाहते हुए भी, हम ये नहीं भी चाह रहे हैं कि हमारा दिमाग खराब हो या किसी चीज में हम क्या करें, इन्वॉल्व हो, तब भी हमें इन्वॉल्व होना पड़ जाता है। और क्या है कि हमारा जो बिहेवियर है वो ना चाहते हुए भी चेंज हो जाता है, मूड खराब हो जाता है। तो ऐसे टाइप के जो पर्सन है उसके लिए सोशल साइकोलॉजी स्टडीज हाउ अदर पीपल एंड सोसाइटी इफेक्ट बिहेवियर, कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है
पर्सन का जो बिहेवियर है, उस बिहेवियर को कैसे कोई सोसाइटी या सोसाइटी में कोई पर्सन है वो कैसे चेंज कर रहा है, उसके बारे में स्टडी करना। एग्जाम्पल, अफेक्ट ऑफ फैमिली ऑन ए पेशेंट ट्रीटमेंट। ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कोई फैमिली में कोई पेशेंट है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब ट्रीटमेंट के दौरान क्या है कि उस पेशेंट का बिहेवियर अच्छा था, बट ट्रीटमेंट के दौरान क्या है, फैमिली है, उस फैमिली की वजह से, मतलब अफेक्ट ऑफ फैमिली ऑन ए पेशेंट ट्रीटमेंट, उस फैमिली की वजह से उस पेशेंट का बिहेवियर चेंज हो गया है, तो उसके बारे में स्टडी करना। नेक्स्ट आता है हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी, स्टडी लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस। कि कोई भी हम कोर्स कर रहे हैं या फिर हम स्टडी कर रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर, तो कैसे कैसे हम उन चीज़ों को सीखें, और सीखने के बाद क्या है, कैसे उन चीज़ों को टीच करें, दूसरे को कैसे बता पाएँ कि भाई कोई पर्टिकुलर वर्क प्लेस में काम कर रहा है, पर्टिकुलर जो भी किसी का ऑक्यूपेशन है, जैसे कि कोई लेक्चरर है तो लेक्चरर है तो उसका काम पढ़ाना है तो पढ़ाएगा, तो भाई कैसे टीचिंग करवाया जाए, कोई पढ़ रहा है तो कैसे चीज़ों को सीखा जाए, कंज्यूम किया जाए। एजुकेशन से रिलेटेड जो भी स्टडी है वो इसमें आएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, अप्लाई साइकोलॉजी टू वर्क प्लेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये वाली साइकोलॉजी बहुत काम की है भाई। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी की, कोई भी इंडस्ट्री है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं, तो आपको पता है आजकल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पर्सन ऐसे होते हैं जो मोटिवेट तो कम करेंगे, हमें टांग खींचने वाला प्रोसेस है वो ज्यादा किया जाता है, ठीक है। किसी को कोऑपरेट कम भी किया जाता है और हमें बाद में पता चलता है, हम कम्युनिकेट कर लेते हैं स्टार्टिंग में किसी भी पर्सन के साथ, फिर धीरे धीरे बाद में जब टाइम स्पेंड करते हैं उसके साथ, तब पता चलता है अरे यार ये तो दूसरे टाइप का पर्सन है, ये हमने सोचा था वैसा पर्सन नहीं है। काश हमें पता होता पहले, काश हम इसको पहले समझ पाते हैं ना। तो कोई भी वर्क प्लेस पे हम काम कर रहे हैं तो वहां पे हमें क्या करना है, साइकोलॉजी अप्लाई करनी है। कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन से पहली बार हम मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, वर्क प्लेस पे नया नया ज्वाइन किया है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे हमें प्रोसेस आनी चाहिए। प्रोसेस क्या चीज के माइंड के बारे में जान लेना, थोड़ी देर बात करके कि अच्छा ये इस टाइप का माइंड है, इसके माइंड में ये चल रहा है, उसके बाद में इमोशन, बिहेवियर, उसके बातचीत करने का तरीका वगैरह देख के समझ जाना, हाँ ठीक है इसका ऐसा बिहेवियर, बात करके सोचने समझने के तरीके से कि भाई अपने टाइप का है या नहीं है, अपने टाइप का नहीं है तो दूर ही ठीक है भाई, है ना। तो ये कब हो पाएगा, जब हमें साइकोलॉजी का प्रॉपर नॉलेज होगा। तो हम कहीं भी काम करें तो लोगों को समझने के लिए हमें साइकोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास थी साइकोलॉजी के बारे में। चैप्टर का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है भी हेल्थ केयर साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। नया नया सिलेबस चेंज हुआ है फार्मेसी का, तो एज पर न्यू सिलेबस हमारी जो क्लास थी, कौन से सब्जेक्ट के बारे में, हेल्थ केयर साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसमें हमने आज जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा है साइकोलॉजी का। और इसमें हमने थोड़ा सा साइकोलॉजी के डेफिनेशन डेफिनेशन के अलावा हेल्थ केयर में साइकोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद में साइकोलॉजी की जो स्कोप थे उनके बारे में हमने स्टडी की है। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपको ऐसी लग रहा है कि ऐसी वाली क्लासें मैं रिप्रेजेंट करता रहूं, तो आप मेरे साथ बने रहें। अच्छा कंटेंट है, थोड़े टाइम के अंदर इजी वे के अंदर और टोटल डिटेल के साथ में मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है। दोबारा सुन लो एक बार, जिस किसी को भी नोट्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पूरा कंटेंट नहीं पुटअप हो सकता है, लेकिन क्या है अगर आपको नोट्स चाहिए तो अच्छी लैंग्वेज के अंदर, इजी वे के अंदर और डिटेल के अंदर नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे हमारे चैनल के ऊपर, ठीक है। और लास्ट क्लास में बने रहा करो, क्योंकि लास्ट में हम क्या करते हैं, एक एक नंबर के जिस भी टॉपिक से पूछे ना, तो कंसेप्ट क्लियर है हमारा, वो डिस्कस करते रहेंगे। जैसे कि समझो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि साइकोलॉजी क्या होती है, डेफिनेशन। तो साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है किसके बारे में, माइंड के पर्टिकुलर पर्सन है, उसके माइंड के बारे में, इमोशनल इमोशंस के बारे में, बिहेवियर के बारे में, और कैसा क्या फील कर रहा है, क्या सोचता है, उन सब चीज़ के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं, नोन एज साइकोलॉजी। पहला क्वेश्चन ये याद रखना है। दूसरा, साइकोलॉजी कैसे हेल्प करती है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में क्यों जरूरी है। तो हेल्थ केयर प्रोफेशन में साइकोलॉजी इसलिए हेल्प करती है कि पेशेंट क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, तो कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके बिहेवियर के बारे में, इन सब के बारे में साइकोलॉजी क्या करती है। साइकोलॉजी अगर हमें पता है तो जान सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है, क्योंकि ये जो फैक्टर है ना पर्टिकुलर पर्सन के, तो ये फैक्टर क्या है, ट्रीटमेंट और रिकवरी में अफेक्ट करते हैं। तो इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी विच फैक्टर्स आर अफेक्ट ट्रीटमेंट एंड रिकवरी ऑफ पेशेंट। की कोई भी पेशेंट है, उस पेशेंट की जब ट्रीटमेंट और रिकवरी चल रही है, तो उस टाइम पे साइकोलॉजी कैसे हेल्प करती है हेल्थ केयर प्रोफेशन में।
तो आपको लिखना है कि साइकोलॉजी हेल्प करेगी अंडरस्टैंड करना है कि पेशेंट क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, कैसा बिहेवियर, इन सब चीजों चीजों को समझने के लिए साइकोलॉजी हमारी हेल्प करेगी हेल्थ केयर प्रोफेशन में। ठीक है। उसके बाद में डेफिनेशन पूछी जाती है कि हेल्थ केयर का मतलब क्या है। तीसरा क्वेश्चन हमारा एक एक नंबर का। तो हेल्थ केयर का मतलब क्या है कि हेल्थ इतना लिखना है आपको कि हेल्थ केयर का मतलब इतना ही नहीं है कि पर्टिकुलर पेशेंट को डिजीज वो मेडिसिन दे दी और डिजीज को ठीक कर दिया, नहीं। मेडिसिन दे के डिजीज ठीक करना ही हेल्थ की केयर करना नहीं होता। उसके साथ साथ हमें पेशेंट का इमोशन, स्ट्रेस, आदत, हैबिट वगैरह ये चीजें मोटिवेट करना, ये सब बहुत जरूरी है पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ये चीजें भी ट्रीटमेंट को अफेक्ट करती हैं। अब पर्सन दिन भर में पूरे दिन भाई टेंशन ले रहा, आप उसको फीवर की, हेडेक की टेबलेट दिए जा रहे हो, क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो टेंशन बराबर ले रहा है 100%, जितनी टेंशन थी पहले ही। टैबलेट ले ली, थोड़ी देर सर दर्द सही और थोड़ी देर बाद में उसने वापस से सोचना स्टार्ट कर दिया, वापस से स्ट्रेस ले लिया, तो टैबलेट कहाँ काम में आएगी? तो इतना ही नहीं है, तो 3 क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद में हमारा चौथा क्वेश्चन है राइट द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी के क्या क्या स्कोप होंगे? तो 6 के 6 नाम है आपको याद होने चाहिए। क्लिनिकल साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, बिहेवियर साइकोलॉजी, डेवलपमेंट साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। फिर इनमें एक एक नंबर के क्वेश्चन क्या बनते हैं? क्लिनिकल साइकोलॉजी डील्स विद, या फिर ऐसे पूछा जाएगा मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ साइकोलॉजी। तो मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम है वो कौन सी टाइप की साइकोलॉजी से रिलेटेड है? या फिर ऐसे पूछा जाएगा क्लिनिकल साइकोलॉजी इज डील्स विद, किन किन चीजों के साथ डील करती है ना, ये क्वेश्चन। फिर दूसरा पूछा जाएगा कि मान लो रिलेशनशिप, साइकोलॉजी और फिजिकल हेल्थ के बीच में रिलेशनशिप के बारे में कौन सी साइकोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं कि कौन सा अगर ऐसा काम करेंगे जिसकी वजह से हमारी बॉडी के ऊपर ये वाला इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि मान लो स्ट्रेस लेंगे तो ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा, ये वाली चीजें। ये किससे रिलेटेड है? हेल्थ साइकोलॉजी से रिलेटेड। फिर क्या है? डेवलपिंग की हाउ बिहेवियर कैन बी चेंज, ह्यूमन बिहेवियर, कि कोई भी पर्टिकुलर ह्यूमन है उसका बिहेवियर कैसे हम चेंज कर सकते हैं, उसके बिहेवियर में कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, ये कौन सी साइकोलॉजी में पढ़ेंगे? बिहेवियर साइकोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है। अगर कोई पर्सन का स्टडी स्टडीज चेंजेस इन ह्यूमन बिहेवियर फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, की बचपन से लेके ओल्ड एज तक जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग क्या है बिहेवियर में चेंजमेंट आता जा रहा है, तो किससे रिलेटेड होगा? डेवलपमेंट से। ऐसे याद कर लेना कि चाइल्डहुड से फिर यंग एज है, यंग एज के बाद में ओल्ड एज, तो थोड़ा सा डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो उस तरीके से डेवलपमेंट साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी की अफेक्ट ऑफ फैमिली ट्रीटमेंट, हाउ अदर पीपल सोसाइटी इफेक्ट फैमिली, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एजुकेशन साइकोलॉजी में स्टडी लर्निंग, ऐसे पूछ सकता है कि स्टडी ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस, ये टीचिंग प्रोसेस या फिर सीखने से रिलेटेड कौन सी साइकोलॉजी होगी? एजुकेशनल साइकोलॉजी। या फिर ऐसे आएगा क्वेश्चन एजुकेशनल साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू, या एजुकेशन साइकोलॉजी इज डील्स विद, किसके साथ डील करेगी कि क्या समझेंगे इसके अंदर, हम क्या सीखेंगे? स्टडी लर्निंग, कि कैसे हमें सीखना है, कि सीखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या टिप्स लेने चाहिए, किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए जिससे कि हमें बेहतर समझ में आए। अगर हम टीचिंग करवा रहे हैं तो कैसे टीच करवाना चाहिए जिससे कि सामने वाले को बेहतर समझ में आए। ठीक है। और कोई भी वर्क प्लेस या ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे हम साइकोलॉजी अप्लाई करेंगे, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। ठीक है। तो मे भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एज पर न्यू सिलेबस बी फार्मा का सिलेबस चेंज हो गया है और नया सिलेबस है, तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपके ये चलता है सब्जेक्ट हेल्थ केयर साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और इम्पोर्टेंट के साथ साथ है ना इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है, और इंटरेस्टिंग के साथ साथ इजी टॉपिक भी है। ठीक है। और मेरे को तो ये वाला जो सब्जेक्ट है और जो सिलेबस है, पूरा का पूरा सिलेबस बहुत बढ़िया लगा हुई, क्योंकि नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। देखो कितना अच्छा टॉपिक है ना, कि साइकोलॉजी क्या होती है, पर्टिकुलर माइंड को पढ़ना जानना, सामने वाले का अगर सारी चीजें हमें पता लग जाए थोड़ी देर बात करके, कितना बेहतर हो ना। जो बाद में जो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी उनको हम पहले ही जान लेंगे, तो वहां पे हम कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे किसी बंदे या बंदी के साथ में। या फिर कोई और भी हो सकता है, कोई भी पर्टिकुलर, बस दिन भर में हम 100 लोगों से मिलते हैं, 100 में से हम 10 पे बिलीव करते हैं, 10 पे बिलीव करने के बाद में पता चलता है कि इस टाइप का इंसान है। लेकिन अगर हमें इन चीजों का पता है तो आप 2-4 मिनट बात करते ही
पकड़ जाओगे कि किस टाइप का इंसान है ना? इसलिए क्या है इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन और ईज़ी सा टॉपिक है, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही कंटेंट मैं आपके सामने रिप्रेज़ेंट करता रहूँ, तो आप एनपी फार्मा एकेडमी पे बने रहिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर करूँगा। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो एनपी फार्मा एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।